स्थान है। यहाँ रखे गए सभी बच्चों के पास अलौकिक क्षमताएं हैं और वे सामान्य लोगों से अलग हैं। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये अनुसंधान सुविधा चौंकाने वाले रहस्य छिपाए होगी। ये स्टीफन किंग के उपन्यास द इंस्टीट्यूट पर आधारित एक विज्ञान कथा ड्रामा है। एक स्कूल जिम में हाई स्कूल के छात्र परीक्षा दे रहे हैं। उनमें ल्यूक एलिस नाम का 14 वर्षीय लड़का है जो असाधारण रूप से बुद्धिमान है। जब उसने परीक्षा खत्म की तो उसने हाथ उठाए, लेकिन परीक्षक ने यह मानकर कि वो बाथरूम जाना चाहता है उसे वहीं इशारा किया, जबकि वास्तव में वो परीक्षा खत्म कर चुका था। बाहर छात्रों का एक समूह उसके पास आया और पूछा कि वो यहाँ क्यों है। वो उनसे छोटा है। उनमें से एक लड़की उससे एक प्रश्न का उत्तर पूछती है और उसे पता चलता है कि उसका उत्तर ल्यूक से अलग है। तब ल्यूक ने गणना की और उसके लिए प्रश्न हल कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी और चली गई। कहीं और टिम जेमिसन न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उड़ान ओवरबुक्ड है। चूंकि वो शुरू से ही यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था, इसलिए वो अपनी सीट छोड़ने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाता है। दूसरी उड़ान बुक करने के बजाय वो सड़क मार्ग से यात्रा करने का फैसला करता है। कुछ देर तक लिफ्ट लेने के बाद उसे एक महिला मिलती है जो उसे लिफ्ट देने के लिए सहमत हो जाती है। अपना सामान पीछे फेंक दो। उस शाम पिज्जा रेस्तरां में अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाते हुए उन्होंने उसके अकादमिक पथ के बारे में बात की। उसके प्रिंसिपल ने पहले ही MIT जैसे विश्वविद्यालय में उसके भविष्य के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। उसके माता पिता इसे लेकर चिंतित हैं। बातचीत के दौरान मेज पर रखा धातु का पिज्जा पैन अचानक हिलता है और फर्श पर गिर जाता है, भले ही किसी ने उसे छुआ न हो। ल्यूक भ्रमित लगता है। पास में एक महिला बिना कुछ कहे उसे ध्यान से देख रही है। बाद में उस रात ल्यूक अपने लैपटॉप पर ब्राउज करता है, फिर उसे एक तरफ रख देता है और सोने चला जाता है। घर शांत हो जाता है। जब सब सो रहे होते हैं तो रेस्तरां से वही महिला लौटती है। वो काले कपड़े पहने हैं और अकेली नहीं है। उसकी टीम घर में घुस जाती है। जबकि दूसरे पहरा दे रहे होते हैं, वो ल्यूक के कमरे में चली जाती है। जब वो उसके ऊपर खड़ी होती है तो ल्यूक हिलता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलना शुरू करता है, वो उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे करती है और वो बेहोश हो जाता है। इस बीच टिम खुद को डेनिसन में पाता है, जो मेन में एक शांत शहर है। टिम को नाइट नॉकर के लिए एक विज्ञापन मिलता है, जो एक प्रकार का अनौपचारिक रात का गश्ती दल होता है जो दरवाजे की जांच करता है और अंधेरा होने के बाद शहर को सुरक्षित रखता है। वो नौकरी के लिए आवेदन करता है और स्थानीय डिप्टी उसकी रुचि से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होता है। टिम अपने अतीत को कम करके बताता है, सेना में अपने समय और बाद में पुलिस बल में होने का जिक्र करता है। टिम एक दुखद घटना में शामिल रहा था जहां उसने गलती से एक किशोर को गोली मार दी थी और उसे मार डाला था, जिस पर एक मॉल में सामूहिक गोलीबारी की योजना बनाने का संदेह था। आगे चर्चा करने के बाद डिप्टी ने उसे बताया कि वो नौकरी के लिए ओवर क्वालिफाइड है, लेकिन अगर वो इसे चाहता है तो ये उसका है। ल्यूक अगली सुबह एक ऐसे कमरे में जागता है जो बिल्कुल उसके अपने जैसा दिखता है, लेकिन जब वो पर्दे खोलता है तो उसे एहसास होता है कि वो कहीं और है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो किशिया नाम की एक किशोरी से मिलता है। वो बताती है कि वे मेन में स्थित द इंस्टीट्यूट नामक एक गुप्त सुविधा में है। वो पूछती है कि क्या वो टीपी है या टीके। एक टीपी वो होता है जो दिमाग पढ़ सकता है, एक टीके वो होता है जो वस्तुओं को बिना छुए हिला सकता है। ल्यूक उसे बताता है कि उसके पास हल्की टेलीकाइनेटिक शक्तियां हैं। किशिया उसे बताती है कि उसके पास टेलीपैथी है। फिर वो उसे जगह के बारे में बताना शुरू करती है। संस्थान में बाहर से कोई संपर्क की अनुमति नहीं है। बच्चों के पास अपने परिवारों तक पहुंचने या किसी को ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि वे कहाँ हैं। ये सुविधा मिस सिग्बी के नियंत्रण में है, जो संचालन की देखरेख करती है, जबकि डॉक्टर हेनरिक्स सभी चिकित्सा प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। कर्मचारी सुरक्षा कैमरों के माध्यम से उस पर नजर रखते हैं, चुपचाप ये देखते हुए कि वो दबाव में कितना शांत रहता है। जो कुछ भी वो जानती है उसे साझा करने के बाद किशिया अचानक झुक जाती है और बिना किसी चेतावनी के ल्यूक को चूम लेती है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, सुरक्षा प्रमुख स्टैकहाउस प्रकट होता है और ल्यूक को कपड़े पहनने का निर्देश देता है। उसे मिस सिग्बी से मिलना है। टिम को पद मिल जाता है। अधिकारी वेंडी गुल्लिक्सन उसे इस भूमिका का एक संक्षिप्त, लगभग उपहासपूर्ण परिचय देती है। वो अपनी इकाई को लेकर क्षेत्रीय है और स्पष्ट रूप से उन बाहरी लोगों से नाराज है जो उनके स्थानीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते हैं, खासकर नाइट नॉकर की पुरानी परंपरा का। टिम बिना किसी झिझक के बताता है कि उसके दादा ने भी कभी वही काम किया था। हॉल से नीचे ले जाते समय ल्यूक उस महिला को देखता है जिसने उसे उसके घर से अगवा किया था, मिशेल। वो उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैकहाउस और दूसरे गार्ड उसे शारीरिक रूप से रोकते हैं और उसे कार्यालय की ओर खींचते रहते हैं। अपने कार्यालय में मिस सिग्बी ल्यूक को सूचित करती है कि संस्थान में किया जा रहा काम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार बच्चों के प्रयास अनगिनत लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। वो स्पष्ट करती है कि हालांकि वे युवा हैं, बच्चों को बिना किसी विरोध के सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नियम कर्मचारियों के निर्देशों का पूर्ण पालन है। प्रत्येक बच्चे को इंजेक्शन और परीक्षणों के लिए निर्धारित किया जाता है और उन्हें मना करने की अनुमति नहीं है। मिस सिग्बी ल्यूक को यह भी बताती है कि एक बार जब बच्चा संस्थान में अपना समय पूरा कर लेता है तो उस जगह की उसकी सारी यादें मिटा दी जाएंगी। उसके बाद उन्हें अपने घरों में लौटा दिया जाएगा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही टिम अपनी गश्त शुरू करता है, टिम एक बूढ़ी महिला को अकेला रेडियो सुनते हुए पाता है। वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो पहले से ही उसके बारे में व्यक्तिगत विवरण जानती है, भले ही वे पहले कभी नहीं मिले हों। इससे पहले कि वो दूर चला जाता, वो उसे जॉर्ज आर्मन नाम के किसी व्यक्ति को सुनने के लिए कहती है। वो उसे ये भी चेतावनी देती है कि दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक अजीब हैं। टिम उसके शब्दों से हैरान रह जाता है। लिफ्ट में स्टैकहाउस और मिशेल अपने अगले विषय को लाने के बारे में बात करते हैं, हालांकि मिशेल खुश नहीं है। ल्यूक का अपहरण जल्दबाजी में किया गया था, जाहिर तौर पर MIT के प्रस्ताव के कारण। इस वजह से प्रक्रिया योजना के अनुसार नहीं हुई। बाद में जब वो संस्थान से बाहर निकलती है तो वो एक आदमी को गार्डों से जगह के बारे में पूछते हुए देखती है। संस्थान एक माइक्रोबायोलॉजी लैब के आवरण के तहत संचालित होता है। ये भारी सुरक्षा में है। गार्ड उस आदमी को बताता है कि ये एक लैब है और उसे दूर ले जाता है। बाद में ल्यूक को मोरेन द्वारा एक और कर्मचारी सदस्य से मिलने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वे चलते हैं, वो उसे बताती है कि जो बच्चे नियमों का पालन करते हैं और आज्ञाकारिता दिखाते हैं, वे टोकन कमा सकते हैं। इन टोकनों का उपयोग पूरे सुविधा में वेंडिंग मशीनों पर स्नैक्स और छोटे पुरस्कार खरीदने के लिए किया जा सकता है।
ल्यूक तब एक और कर्मचारी सदस्य से मिलता है जो उसे आगे के निर्देश देता है। वो आदमी ल्यूक को एक कुर्सी पर बैठने का आदेश देता है ताकि उसके कान में एक चिप लगाई जा सके। जब ल्यूक हिचकिचाता है और सहयोग करने से इनकार करता है तो कर्मचारी सदस्य उसे चेहरे पर मारता है। ल्यूक आखिरकार बैठ जाता है। फिर वो आदमी एक उपकरण का उपयोग करके ल्यूक के कान में एक चिप लगाता है। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस प्रतीत होता है। टिम डेनिसन के स्टैंटन होटल में रुका हुआ है, एक ऐसी जगह जो हॉलिस्टर द्वारा चलाई जाती है। जब टिम बाहर निकलता है तो वो उससे टकरा जाता है और वे एक जानवर के बारे में बात करते हैं जिसे हॉलिस्टर पकड़े हुए है। जब टिम एनी के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि वो हॉलिस्टर से बचती है क्योंकि वो उस पर अपने रेडियो संकेतों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाती है। टिम इसे हल्के में लेता है और बाहर चला जाता है। एक बार में मिशेल अपनी गर्लफ्रेंड केट से मिलती है। जब वे बार से बाहर निकलते हैं तो वे टिम के ठीक बगल से गुजरते हैं। उसी दिन बाद में किशिया ल्यूक के कमरे में उसे दूसरे बच्चों के साथ रात के खाने के लिए ले जाती है। उसके कान में अब वही धातु का टुकड़ा लगा हुआ है, हालांकि कोई नहीं जानता कि ये वास्तव में क्या करता है। चलते समय किशिया ल्यूक को एक बार फिर चूमती है। इस बार वो एक स्पष्टीकरण देती है। वो उसे बताती है कि संस्थान में आने के 3 दिन बाद उसे संगरोध में रखा गया था। वो बीमारी का नाम या वास्तव में उसके साथ क्या हुआ ये नहीं बताती है, लेकिन उसका मानना है कि वो अभी भी इसे ले जा सकती है। वो बताती है कि अगर ल्यूक को वो बीमारी हो जाती है तो इससे उसका पीछे के आधे हिस्से में स्थानांतरण में देरी हो सकती है। उसके अनुसार बीमार होना वास्तव में उसे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रख सकता है। किशिया और ल्यूक कैफेटेरिया पहुंचते हैं जहां ल्यूक को असामान्य क्षमताओं वाले और बच्चों से मिलवाया जाता है। उनमें से 2, जॉर्ज और आइरिस, टेलीकाइनेटिक हैं। जैसे ही समूह चैट करता है, ल्यूक को संस्थान में उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण प्रणाली के बारे में पता चलता है। बच्चों को या तो टीपी या टीके के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी को आगे पीओएस पॉजिटिव और नेग नेगेटिव में विभाजित किया जाता है। एक नेग अपनी क्षमता को अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकता है, जबकि एक पीओएस कर सकता है। ये दिखाने के लिए जॉर्ज अपनी टेलीकाइनेटिक शक्ति का उपयोग करके पानी का एक गिलास गिराता है और फिर फैले हुए पानी को हवा में तैराता है। एक और लड़का जल्द ही उनसे जुड़ता है। उसका नाम निक है, हालांकि ज्यादातर बच्चे उसे निक्की कहते हैं। वो दूसरों की तुलना में अधिक कड़वा और संस्थान में फंसे होने के बारे में अधिक खुले तौर पर क्रोधित लगता है। जैसे ही वे बात करना जारी रखते हैं, ल्यूक को पता चलता है कि बच्चों के बीच उम्र सीमा विस्तृत है। सबसे छोटा 10 साल का है और सबसे बड़ा 19 साल का है। मिशेल गिल्ट से दबी हुई केट के साथ एक होटल के कमरे में चेक करती है। वो संस्थान के बारे में अपनी शंकाओं को कबूल करती है और उनके रहस्यों को सार्वजनिक करने के बारे में बात करती है, लेकिन केट बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालती है। उसे स्टैकहाउस द्वारा ये देखने के लिए भेजा गया था कि क्या मिशेल पर भरोसा किया जा सकता है। काम खत्म होने के बाद केट उससे संपर्क करती है और सफाई के लिए कहती है। ल्यूक थोड़ी शांति की तलाश में खेल के मैदान में बाहर कदम रखता है। वहां उसे निक्की एक बेंच पर बैठा सिगरेट पीता हुआ मिलता है। निक्की उसे शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित करता है और ल्यूक स्वीकार करता है। उसी समय अपने ही घर के अंदर मिस सिग्सबी एक साधारण भोजन तैयार करती है। खाने के बाद वो एक गर्म धातु की छड़ लेती है और उसे अपनी पिंडली के मांस पर दबाती है। जलने का निशान जानबूझकर छोड़ा गया है। कई पुराने निशान पहले से ही वहां हैं। इस बीच मेन में वापस टिम छोटे शहर में अपनी रात की गश्त जारी रखता है। अंत में ल्यूक खेल जीत जाता है। ल्यूक बताता है कि वो कैसे जीतने में कामयाब रहा। निक्की पूछता है कि वो कितना स्मार्ट है और पूछता है कि क्या वो वास्तव में उन कहानियों पर विश्वास करता है जो उन्हें बताई जाती हैं। निक्की उसे बताता है कि वो एक पालक घर में पला बढ़ा है और वो जानता है कि उन्हें दिए गए वादों पर विश्वास न करें। निक्की संस्थान से भागने के लिए टीम बनाने का विचार उठाता है। ल्यूक तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सहमत है। सुबह ल्यूक को सिग्बी जगाता है और बताता है कि ये उत्सव का समय है। यह संस्थान में आइरिस का स्नातक दिवस है। वो पहले आधे हिस्से को लगभग पूरा कर चुकी है। कर्मचारी और बच्चे उत्सव के लिए कैफेटेरिया में इकट्ठा होते हैं। हालांकि कोई भी इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं लगता है। ये अवसर एक गहरा अर्थ रखता है। बच्चों को पता है कि स्नातक होने का मतलब अज्ञात में गायब हो जाना है। कोई भी जो पिछले आधे हिस्से में पार कर गया है कभी वापस नहीं आया है। आइरिस रोती है। जो उसका इंतजार कर रहा है उससे डरती है, जबकि निक्की उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। ल्यूक भी अपने पहले दौर के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। किशिया उसे केक का एक टुकड़ा लेने की सलाह देती है, ये दावा करते हुए कि ये इंजेक्शन के बाद होने वाली मतली को कम करने में मदद कर सकता है। ल्यूक केक का एक टुकड़ा लेता है और खाना शुरू करता है। फिर वो ल्यूक से निक्की की योजना के बारे में पूछती है। वो उसे उस भागने की योजना के बारे में बताती है जो उसने और निक्की ने बनाई है। वो आगे कहती है कि उसका लक्ष्य केवल भागना नहीं है बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। निक्की और आइरिस को गले लगाते हुए देखकर किशिया बताती है कि आइरिस इसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख सकती है कि वो निक्की में दिलचस्पी रखती है। ल्यूक को एहसास होता है कि निक्की और किशिया साथ हैं। आखिरकार ल्यूक और किशिया भी आइरिस को अलविदा कहते हैं, इससे पहले कि मोरेन उसे दूर ले जाती है। शहर में टिम काम पर जाने के लिए बाहर जाता है। हॉलिस्टर ने मदद मांगी और उसे अपने पालतू जानवर को पकड़ने के लिए कहा। टिम वहां अजीब तरह से खड़ा रहता है, लेकिन हॉलिस्टर पालतू जानवर को लेता है और उसे पिंजरे में डाल देता है। कार्यालय में वेंडी टिम को चेतावनी देती है कि 2 सशस्त्र अपराधी शहर को निशाना बना सकते हैं। वो बंदूक के उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है, अपनी चीजों को करने के अपने तरीके पर टिका रहता है। उनके बीच तनाव बना रहता है, हालांकि टिम इसे कम करने के लिए एक हल्का मजाक करने की कोशिश करता है। वो हंसती नहीं है, लेकिन उसकी सतर्कता थोड़ी कम होने लगती है। वो उसे आज रात के बारे में बार बार चेतावनी देती है और वो बाहर चला जाता है। कहीं और अपने कार्यालय में मिस सिग्सबी स्टैकहाउस के साथ एक तनावपूर्ण फोन कॉल पर एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ती है जो उन दोनों से ऊपर प्रतीत होता है। वे मिशेल की मौत की रिपोर्ट करते हैं। वो संस्थान की स्नैच टीम की नेता है। दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति उन्हें अपहरण टीमों को पूरी तरह से चालू रखने के लिए तत्काल खाली पद को भरने का आदेश देता है। मिस सिग्बी एक स्थायी समाधान की तलाश में केट को एक अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में नियुक्त करने का सुझाव देती है। वो आदमी सहमत हो जाता है और स्टैकहाउस भी सहमत हो जाता है। एक बार कॉल समाप्त होने के बाद सिग्सबी और स्टैकहाउस बहस करना शुरू कर देते हैं। वे मुश्किल से एक दूसरे को सहन करते हैं। इस बीच ल्यूक को एक परीक्षण कक्ष में लाया जाता है। उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है, जबकि डॉक्टर हेंड्रिक्स और टोनी नाम का कर्मचारी जिसने उसके कान में धातु का उपकरण लगाया था, उपकरण तैयार करते हैं। वे समझाते हैं कि उन्हें उसकी टेलीकाइनेटिक क्षमता के लिए एक आधारभूत रेखा स्थापित करने की आवश्यकता है,
ल्यूक उन्हें बताता है कि वो इसे होशपूर्वक नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसके बावजूद वे उसे एक अज्ञात पदार्थ का इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ ही क्षणों में चक्कर आने लगते हैं। शहर के केंद्र में एनी चिंतित होकर श्रीमती स्लोन का सामना करती है। ये जोर देकर कहती है कि जो स्लोन की मौत एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि कुछ अधिक भयावह थी। उसकी बेचैनी से भीड़ उमड़ पड़ती है। टिम अंदर आता है और उसे शांत करने का प्रबंधन करता है। हालांकि उसका प्रयास अधिकारी ड्रू को पसंद नहीं आता है, जो स्पष्ट रूप से एनी को एक उपद्रवी से ज्यादा कुछ नहीं मानता है। ल्यूक अपने दिमाग से किसी वस्तु को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। डॉक्टर हेंड्रिक्स टोनी को दूसरी खुराक देने का निर्देश देते हैं। अगले इंजेक्शन के बाद ल्यूक अंततः वस्तु को संक्षेप में उठाने में सफल होता है, इससे पहले कि वो गिर जाए। प्रभाव अल्पकालिक होता है, लेकिन एक परिणाम के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। ल्यूक बीमार हो जाता है और उल्टी करता है। परीक्षण समाप्त हो जाता है और ल्यूक को कुर्सी से मुक्त कर दिया जाता है। बाहर मरीन ल्यूक की जांच करती है, उसे बताती है कि पहली बार हमेशा कठिन होता है। वो उसे कुछ खाने की सलाह देती है और वो कैफेटेरिया चला जाता है। बाद में कैफेटेरिया में वापस ल्यूक निक्की को ढूंढता है और उसे बताता है कि परीक्षण के दौरान क्या हुआ। जैसे ही वे बात करते हैं, किशिया जॉर्ज के साथ अंदर आती है, जो स्पष्ट रूप से हिल गया और अस्थिर है। ल्यूक तुरंत नोटिस करता है कि कुछ गलत है। निक्की बताता है कि जॉर्ज ने अभी पहले आधे हिस्से में अंतिम परीक्षण से गुजरा है, एक प्रक्रिया जिसे ड्रीम बॉक्स के रूप में जाना जाता है। निक्की के अनुसार ये दिमाग में गहराई से दबी दर्दनाक यादों को बाहर निकालता है और विषय को उन्हें फिर से जीने के लिए मजबूर करता है। अनुभव को समाप्त करने का एकमात्र तरीका चमकती रोशनी की एक श्रृंखला को सही ढंग से संरेखित करना है। ये उन्हें तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है और जॉर्ज की स्थिति बताती है कि ये काम करता है। निक्की और ल्यूक बाहर निकलते हैं, ये दिखावा करते हुए कि वे बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं। वास्तव में वे अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और चुपचाप संभावित तरीकों पर बात कर रहे हैं। वे संस्थान से भागने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा प्रणाली है। उन्हें सुविधा भर में बिखरे हुए कैमरों द्वारा देखे जाने से बचने का एक तरीका चाहिए। ल्यूक अंदर से किसी को भर्ती करने का विचार उठाता है, एक कर्मचारी सदस्य जो चुपचाप उनकी मदद कर सकता है, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। यदि व्यक्ति उन्हें धोखा देता है और मिस सिग्बी को सब कुछ बताता है, तो योजना शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगी। ल्यूक फिर एक और विचार रखता है। यदि उन्हें इतना मजबूत एक टेलीपैथ मिल सकता है कि वो कर्मचारियों के दिमाग को पढ़ सके और बिना किसी पहचान के उनके विचारों को बाधित कर सके, तो उन्हें एक मौका मिल सकता है। एकमात्र समस्या ये है कि ऐसा कोई टेलीपैथ अभी तक सामने नहीं आया है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कभी कोई आएगा। जैसे ही वे बात करते हैं, ल्यूक पास की उस फैक्ट्री को देखता है जो हर हफ्ते घड़ी की तरह मोटा धुआं उगलता है। कहीं और टिम और वेंडी जो कि मौत के बारे में बात करते हैं। वो लाल सीढ़ियों का जिक्र करती है, नदी का एक प्रतिबंधित हिस्सा जो अपनी घातक धारा के लिए जाना जाता है। सालों पहले जो शहीद किशोरों का एक समूह बहुत ज्यादा पी लिया था और पानी में बह गए थे। उनके शव कुछ दिनों बाद मिले थे। एनी त्रासदी के बहुत बाद पहुंची थी और उसे यकीन हो गया था कि ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था। टिम अभी भी इस बात से परेशान है कि एनी उसके बारे में कितना जानती थी, इसे उठाता है। वेंडी हालांकि इसे वास्तविकता पर नाजुक पकड़ वाले व्यक्ति की बकवास के रूप में खारिज करती है। इस बीच जॉर्ज की टेलीकाइनेटिक क्षमताएं बढ़ रही हैं। वो वेंडिंग मशीन से एक सिक्का निकालने का प्रबंधन करता है। तीनों बच्चे अपनी योजना के बारे में बात करते हैं। ल्यूक और किशिया का मानना है कि मोरेन एक लंबे समय से कर्मचारी सदस्य पर भरोसा किया जा सकता है। उसने अतीत में दयालुता और झिझक के छोटे छोटे संकेत दिखाए हैं। निक्की असहमत है। उसके विचार में वो दूसरों की तरह ही है, मिली भगत और खतरनाक। बातचीत के दौरान ल्यूक उन्हें सूचित करता है कि एक नया बच्चा उस रात बाद में आएगा। उसका नाम एवरी डिक्सन है और वो समूह के बाकी हिस्सों से भी छोटा है। अपनी शिफ्ट शुरू करने से पहले टिम स्थानीय गैस स्टेशन पर रुकता है और मालिक डेरा के साथ एक दोस्ताना बातचीत करता है। डेरा हर बार मिलने वाले नए अनुरोधों के बारे में शिकायत करता है। फिर वो उसे बताता है कि वो केन्या से है और वो मोगादिशु में स्थित एक विश्वविद्यालय में अपने अर्थशास्त्र डॉक्टरेट के 3 साल में था। लेकिन 2007 में अल शबाब उसके परिवार के पीछे पड़ गया, इसलिए उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरणार्थी शिविर में 2 साल कठिन थे, लेकिन अब मेन में उसकी एक नई शुरुआत है और वो उसके लिए आभारी है। इससे पहले कि टिम चला जाता है, डोयरा उसे बताता है कि कॉफी घर में है और टिम उसे धन्यवाद देता है। उस रात टिम एनी की जांच करने के लिए लौटता है। जैसे ही वे बात करते हैं, वो संस्थान का जिक्र करती है, स्पष्ट रूप से आश्वस्त है कि कुछ भयावह हो रहा है। उनकी बातचीत पास में गोलियों की आवाज से कट जाती है। टिम तुरंत शोर की ओर भागता है और स्थानीय गैस स्टेशन पर पहुंचता है जहां एक डकैती चल रही है। दोनों संदिग्धों ने उस पर गोली चला दी, इससे पहले कि वे अपने ट्रक में तेजी से निकल जाते। गैस स्टेशन के अंदर टिम को डेरा फर्श पर घायल पड़ा हुआ मिलता है। वो शूटिंग की सूचना देता है और मदद आने का इंतजार करते हुए प्राथमिक उपचार देना शुरू कर देता है। संस्थान में वापस डॉक्टर हेंड्रिक्स रात के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है, स्टैकहाउस उससे मिलता है। हेंड्रिक्स रिपोर्ट करता है कि जॉर्ज पीछे के आधे हिस्से में स्थानांतरण के लिए लगभग तैयार है। स्टैकहाउस खबर का स्वागत करता है, ये कहते हुए कि जॉर्ज को कुछ कीहोल से संबंधित चीजों के लिए जरूरत होगी। बातचीत ल्यूक पर बदल जाती है। हेंड्रिक्स उसे ल्यूक के शुरुआती परीक्षण परिणामों पर अपडेट करता है। स्टैकहाउस नोट करता है कि हालांकि ल्यूक की टेलीपैथिक क्षमताएं पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं, फिर भी वो बड़ी तस्वीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हेंड्रिक्स तब एक रेखा खींचता है। वो स्टैकहाउस को बताता है कि वो संस्थान के नियमों को तोड़ने या बच्चों के बीच पीसी नामक कुछ खोजने के लिए अपनी स्थिति को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है। एक पुलिस अधिकारी आखिरकार गैस स्टेशन पर पहुंचता है। ये ड्रू है, लेकिन वो फर्श पर खून बहते हुए डेरा को देखकर जम जाता है। दहशत उसे घेर लेती है। टिम अपना संयम बनाए रखते हुए उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। ड्रू बिना किसी हिचकिचाहट के निर्देश का पालन करता है। वेंडी की आवाज वॉकी टॉकी से आती है जो पुष्टि करती है कि मदद रास्ते में है। जैसे ही वे हेंड्रिक्स के घर की ओर चलते रहते हैं, स्टैकहाउस अधिक सीधा हो जाता है। वो संकेत देता है कि संस्थान के बाहर कुछ व्यक्ति एक लाभ के लिए उदारतापूर्वक भुगतान करने को तैयार हैं, ये सुझाव देते हुए कि ये एक बहुत ही लाभदायक व्यवस्था हो सकती है। हेंड्रिक्स का स्वर बदलता हुआ प्रतीत होता है। स्टैकहाउस इसे सीधे तौर पर बताता है। यदि हेंड्रिक्स अंदर आना चाहता है तो उसे पीसी क्षमता वाले बच्चे की पहचान करनी होगी और उसे विकसित करना होगा। वो बच्चा स्टैकहाउस के दिमाग में ल्यूक है।
अपने घर के अंदर से मिस सिग्बी दोनों पुरुषों को बात करते हुए देखती है। शहर में वापस एम्बुलेंस आती है और चीफ एशवर्थ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। टिम की त्वरित कार्रवाई के कारण स्थिति नियंत्रण में है। उस रात ल्यूक बिस्तर पर लेटा है लेकिन सो नहीं सकता। हॉलवे से एक शांत आवाज उसका ध्यान खींचती है। उसके दरवाजे के ठीक बाहर कोई रो रहा है। वो उठता है और फर्श पर एक छोटे लड़के को सिकुड़ा हुआ पाता है। ये नया आया हुआ एवरी डिक्शन है। कुछ ही क्षणों बाद किशिया, निक्की और जॉर्ज ये देखने के लिए आते हैं कि क्या हो रहा है। किशिया एवरी के बगल में घुटने टेकती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसे दिलासा देती है वो उसके दिमाग में पहुंच जाती है। जॉर्ज धीरे से एवरी को वापस उसके कमरे में मदद करता है। एक बार जब वो चला जाता है तो किशिया ल्यूक और निक्की को एक तरफ खींचती है। वो उन्हें बताती है कि उसने क्या देखा। एवरी सिर्फ संवेदनशील नहीं है, वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसकी टेलीपैथिक शक्ति ऐसी है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की है। ल्यूक और निक्की एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें शायद वो टुकड़ा मिल गया है जो वे ढूंढ रहे थे। क्या आप इस कहानी के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे?